बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 195 मुलाहिज़ा फरमाएं। फ़ायदे और नुकसान का तो पता चलेगा तुम्हें। मैंने कहा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का तार वहाँ तक पहुँच जाए तो बेहतर, वरना गैस के सिलेंडर उठवाओ और जहाँ से ज़रूरी हो वहाँ से गेट काट दो। मैं ये नहीं कर सकता, ये खुदकुशी होगी। मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। हम तुम्हें और सिर्फ तुम्हें मारना नहीं चाहते। अगर इस काम में कोई खतरा है तो वो खतरा हमारे लिए भी होगा। मैंने कहा मैं तुमको यकीन दिला सकता हूँ कि धमाका किसी किस्म का नहीं होगा। पहले ताले को काटो, फिर इधर की कुंडी खोलो, उसके बाद अंदर की तरफ की सलाखें अपने अंदाजे के मुताबिक काटो। उसके लिए तुम्हें गेट में शिगाफ करना होगा। खुदा के लिए मुझे इस पर मजबूर मत करो, वो मुझे मार डालेंगे। उस्ताद की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बात ना मानी तो हम भी तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा क्या तुम पसंद करोगे कि हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बीवी को बाहर घसीट लाएं, उसके मुंह में उसी के कपड़े ठोंस कर? वेल्डिंग टार्च को छोड़ो, दिया सलाई भी जला के बुझा दी जाए और फौरन जिल्द पर लगा दी जाए तो तकलीफ कम नहीं होती? नहीं नहीं, वो अकलाने लगा। तुम इतने बेरहम नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो सकते। ये वजाहत मैंने आते ही कर दी थी कि हम सब एक जैसे बेरहम हैं। मैंने कहा कि तुम हमारी बेरहमी के अमली मुजाहरे को अपनी आंखों से देखे बगैर कायल नहीं हो सकते। ठीक है मोहसिन, जरा हमारी उस्तानी जी को ले आ, इज्जत व आबरू के बगैर। ठहरो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, बरकत ने मोहसिन को पलटते देकर कहा। मगर मुझे ये बता दो कि उनसे मैं क्या कहूँगा? जब तुम दरवाज़ा खोल दोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे शागिर्दों को हाथ पैर बांध के और मुंह में कपड़ा ठूंस कर गैराज में डाल देंगे। मैंने कहा जिससे ये जाहिर होगा कि हमने तुम्हें बेबस कर दिया था और फिर बाकी काम खुद किया। तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो इसी बयान पर कायम रहना कि वो खुद वेल्डिंग करके दरवाज़ा काटते रहे थे। तुम हमारा हुलिया भी गलत बताओगे, वरना याद रखना हम दोबारा आ जाएंगे। उस्ताद बरकत ने आहिस्ता आहिस्ता गैराज की तरफ चलना शुरू कर दिया। जानेक मोहम्मद भी 4 अफराद को उल्टा लटकाए रखने के काम से बोर होने लगा था। वो चारों शोर मचा रहे थे कि उन्हें कमर के बल लेटने की इजाज़त दे दी जाए और उनमें से एक बाकायदा बूम बूम करके रो भी रहा था। चुप करो इस सुअर दे बच्चे, देख मोहम्मद ने कहा, तुम्हें तो हम दफन भी उल्टा ही करेंगे। इन्हें उठने दो भाई। मैंने कहा ये उस्ताद बरकत की मदद करेंगे। उठो इस सुअर के बच्चों। उस्ताद बरकत ने तैश में सब के एक एक लात रसीद की। कितने मज़े से पड़े हैं साले। वो मज़े में बिल्कुल नहीं थे और दोनों तरफ से उनको एक जैसे खिताबात दिए जा रहे थे, मगर वो एहतजाज किए बगैर उठे। उस्ताद बरकत के हुक्म पर उन्होंने वेल्डिंग का सामान घसीटा और बैरक के गेट तक ले गए। गेट 20 गज के फासले पर था, लेकिन खुशकिस्मती से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का केबल 20 गज से ज़्यादा लंबा था। उस्ताद बरकत के हाथ कांप रहे थे और मेरे हाथों उसकी जो दुर्गत बनी थी वो शागिर्दों के सामने उसकी बेइज्जती का सबब बन रही थी। मगर वो मजबूर था। उसने 1 मिनट से भी पहले ताले को काट दिया। वो झूठ बोल के अपनी जान बचाना चाहता था, वरना उसको अंदर की जानिब जमी हुई लोहे की सलाखों की बिल्कुल सही पोजीशन मालूम थी। उसने नीचे बैठकर उस जगह को काटना शुरू किया जहां दोनों पट मिलते थे। जरा सी देर में चादर कट गई और शगाफ इतना बड़ा हो गया कि उसके पीछे फंसी हुई 1 इंच मोटी सलाख नजर आने लगी। वेल्डिंग टार्च से चिंगारियां उड़ रही थी। उस्ताद बरकत ने अपनी आंखों के सामने गहरे रंग के शीशों वाला टीन का ढकना सा कर लिया था। चुनाचे अंधा कर देने वाली रोशनी उसकी आंखों के लिए काबिल बर्दाश्त थी, मगर हम सब दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़े होने पर मजबूर थे। मैंने बरकत के दोनों सीनियर शागिर्दों को और दोनों बच्चों को सामने खड़ा किया था और रिवाल्वर हाथ में रखा था। खैरक उन शोले की तरफ ना देखने के बावजूद मैं बरकत की तरफ से बेखबर नहीं था। उसने एक बार उठने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो फिर बैठ गया। 10 मिनट बाद पहली सलाख कट गई तो मैंने फिर घूम कर देखा। वो जगह अब भी अंगारे की तरह दहक रही थी जहाँ से दरवाज़ा काटा गया था। धमाका तो कोई नहीं हुआ ना? मैंने बरकत को तसल्ली देने के लिए कहा। तुमको डरा दिया गया था ख्वाह मुखा, लेकिन अलार्म तो बज रहा है, वो बोला। और मैंने दरवाजे से कान लगा के सुना, अंदर से वाकई एक सायरन की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी। अब तुम जल्दी करो, मैंने अपनी घबराहट पर काबू रखते हुए कहा। वक्त कम है, ये ना हो कि तुम्हारा काम ख़त्म होने से पहले वो लोग आ जाएं। मुझे ये फिक्र भी थी कि अंदर नादो और राबिया को नाकामी से 2-4 होना पड़ा तो क्या होगा। उनको बाहिफाजत निकालने के लिए हमारा मुकर्ररा वक्त के मुताबिक अंदर पहुंचना ज़रूरी था। अलार्म की आवाज़ मेरे आसाब पर असरअंदाज होने लगी थी और मैं इस अंदेशे से 2-4 था कि हम दुश्मन की हिफाजती इंतजामात से गुजर सकेंगे या नहीं। ये तो हमें उस हिसार में कदम रखने से पहले सोच लेना चाहिए था कि शिकारी कितना ही पुरएतमाद और होशियार क्यों ना हो, अपनी हिफाजत के ख्याल से गाफिल कभी नहीं होता। दुश्मन को कमज़ोर समझना ही बेवकूफ़ी कहलाता है। किसी अलार्म सिस्टम की मौजूदगी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया था और हमने फ़र्ज़ कर लिया था कि हम ज़बरदस्ती और ताकत के बल पर इस सुरंग नुमा रास्ते के एक किनारे से दाखिल होंगे तो दंदनाते हुए गामे माची के अड्डे तक चले जाएंगे। अब ऐसा मुश्किल नज़र आता था। अलार्म नस्ब करने वालों ने और भी बहुत कुछ नस्ब कर रखा होगा जिसे गैर मुतलका अफराद के दखल होने की सूरत में मुज़ाहमत की जा सके।
अब अलार्म की आवाज़ ने उन्हें खबरदार कर दिया होगा और वो जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी कुव्वत मुजतमे करने में मसरूफ़ होंगे। मोहसिन, तू ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ ले आ, मैंने कहा। उसमें चाबियाँ नहीं हैं सिकंदर बादशाह, नेक मोहम्मद ने कहा। मुझे मालूम है। मोहसिन सेल्फ को डायरेक्ट करंट देकर स्टार्ट करेगा, मैंने कहा। तुम इतनी देर में उन सब बच्चों को वापस गैराज में ले जाओ। इनके हाथ कमर के पीछे बांधना, गैराज में तार बहुत होंगे, वही तार दूसरे आदमी के लिए भी इस्तेमाल हो जाए तो अच्छा है। दोनों की पुश्त मिल जाए, फिर दोनों को एक साथ जोड़कर किसी खंबे या खूंटे से बांध देना। और हाँ, इनके मुंह बंद करना मत भूलना। अंदर पुराना सूत भी होगा, ना हो तो इन्हीं के कपड़े फाड़ लेना, मगर ये सब फुर्ती से करना। कोई गड़बड़ करे तो बस एक गोली चलाना, सर का भेजा निकाल देना। बरकत के चारों शागिर्दों ने एहतजाजी शोर बुलंद किया। ये क्या जुल्म है उस्ताद, चुप करो जुल्म के तुखम। उस्ताद बरकत ने पलट कर कहा, इसके बगैर जान नहीं बचेगी। हाँ, तुमको यही कहना है कि हमें मार बांध कर डाल दिया गया था, मैंने कहा। इसके अलावा ना हमारे नाम बताना है ना उलिया। नाम तुमने किसी की जबान से सुना ही नहीं था, और उलिया तुम इसलिए नहीं देख सके कि हमलावर मुंह पर नकाब डाल कर आए थे। अगर तुमने कुछ और कहा तो दोनों तरफ से मारे जाओगे। पहले वो मारेंगे, उन्होंने छोड़ दिया तो हम मार देंगे। अब जाओ। और एक मोहम्मद के साथ चल पड़े। उसी वक्त मोहसिन ने ट्रक को मेरे करीब ला के खड़ा किया। मेरी परेशानी में दम बदम इजाफा हो रहा था। मैंने मोहसिन से कहा कि वो स्टेन गन निकाल आए। उसके उतरते ही मैं ड्राइवर की सीट पर चढ़ बैठा। इसका इंजन बंद नहीं किया। देख मोहम्मद, मैंने चिल्ला कर कहा, हम जा रहे हैं, तुम ये टैक्सी लेकर निकल जाना। देख मोहम्मद गैराज के दरवाजे तक आया। कहाँ चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं? वो चिल्ला के बोला। वापस घर? नहीं, गामे शाह के मिज़ार पर, दरवाजे के सामने हमारा इंतजार करना। मैंने खिड़की से सर निकाल के कहा, हम अगर शाम तक ना आए तो वापस घर जाके इंतजार करना, हो सके तो गालिब को बुला लेना। मोहसिन टैक्सी में से स्टेन गन निकाल के दौड़ता हुआ आया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया। स्टेन गन की इस्तेमाल की ज़रूरत अचानक पड़ सकती है, मैंने कहा। यह मुश्किल मरहला, इसके बगैर ही सर हो गया तो फिर इसकी ज़रूरत ना जाने कब पड़े। तू तैयार है ना? मोहसिन ने इकरार में सर हिलाया। तू अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर रखना, इधर उधर देखे बगैर ट्रक को निकाल कर ले जाना। कोई साला सामने आए तो उसे भी मत देखना। उस्ताद बरकत, मैंने फिर चिल्लाकर सर निकाला। हट जाओ सामने से, अभी ऊपर वाली सलाख बाकी है। वो ट्रक को आगे बढ़ता देख कर चिल्लाया, तुम इतने ऊपर तक कैसे पहुंचोगे? मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और स्टीयरिंग को मजबूती से थाम लिया। गेट तुम्हारे ऊपर गिरेगा, बरकत ने चीख कर कहा और एक तरफ छलांग लगा दी। उस वक्त तक ट्रक और गेट का दरमियानी फासला घटकर 20 फुट के करीब रह गया था। मैंने एक्सीलरेटर को दबाया और ताकतवर इंजन की गर्ज के साथ ट्रक एकदम आगे बढ़ा दिया। उसने किसी दियो एकल और बारी बरगम गैंडे की तरह लोहे के दरवाजे को टक्कर मारी। ट्रक की कुव्वत के सामने पट यूं वाह हो गए जैसे वो लोहे के गेट नहीं थे, कपड़े के 2 पर्दे थे जिनको ऊपर से टांका लगा के एक साथ जोड़ा गया था। ऊपर की सलाह के बाकी रह जाने से दोनों पट एकदम नहीं गिरे। जितनी देर में सलाह का रिश्ता टूटा, ट्रक नीचे से अपना रास्ता निकाल चुका था। तसादुम के झटके ने मुझे और मोहसिन को भी हिला दिया था, मगर हम उसके लिए पहले से तैयार थे। हमारे कानों ने मजबूत बम्पर की रगड़ को सुना, फिर हेडलाइट्स का शीशा बिखरने की आवाज़ आई और ट्रक की बाड़ी दरवाजे को उधेड़ती और उसकी फौलादी पंजों जैसी रगड़ से मजरूह होती गुजर गई। साइड मिरर टूट कर अलग हुए और मिड गार्ड खड़खड़ाए। 1 सेकंड में ट्रक को रास्ता मिल गया। मेरे सामने एक तारीक और नशीबी रास्ता आ गया। ट्रक की रफ्तार में यकलख्त इजाफा हुआ और मैंने इधर उधर खात मार के बिलाकर दोनों हेडलाइट्स जलाने में कामयाबी हासिल की। उसी वक्त दरवाजे के दोनों आहनी पट्टे खौफनाक धमाके से हमारे पीछे गिरे। फिर दरवाजे पर ईंटों की बारिश होने लगी जो लोहे के दरवाजे को मजबूती से कायम रखने की ज़ामन थी। चंद सेकंड में हो जाने वाली इस तबाही का नज़ारा मैंने सिर्फ एक बार पीछे देकर किया और मुझे यकीन आया कि हम बाल बाल बचे हैं। अगर दरवाज़ा ज़्यादा मजबूत होता या ट्रक की कुव्वत में कमी रह जाती तो शायद हम इस सफाई के साथ ना निकल पाते और कहीं उलझ जाते तो दोनों फुलादी गेट हमारे ऊपर गिरते जो अब चंद फुट पीछे रह गए थे। मैंने गहरी सांस लेकर अपने सामने देखा। वो सुरंगनुमा रास्ता जिसे ट्रक की एक सालम रह जाने वाली लाइट ने कुछ रोशन कर दिया था, उतना ही चौड़ा और बुलंद था जितना कि उसमें दाखिल होने का रास्ता। ऊपर छत भी पुख्ता थी और दोनों जानिब की दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर था। ट्रक की इंजन की आवाज़ से सुरंग में ज़बरदस्त गूंज पैदा हो रही थी। हम ज़मीन की कितनी गहराई में सफ़र कर रहे हैं? बोसी ने रुमाल से माथे का पसीना साफ करते पूछा। मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 फुट, मैंने कहा। लेकिन खुदा का शुक्र है कि जिंदा सलामत सफ़र कर रहे हैं और ये आले में बाला की जानिब रूह का सफ़र नहीं है। कम रोशनी की वजह से मैंने ट्रक की रफ्तार को बहुत कम कर दिया था। अभी इसके इम्तिहान और भी हैं सिकंदर बादशाह, बोसी ने कहा। आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे शक हो जाने वाले दरवाजे की रोशनी बहुत दूर लगी। मुझे तो हैरत है कि अभी तक हमारी राह में कोई खाइल नहीं हुआ। क्या उन्होंने खतरे का अलार्म नहीं सुना होगा? मैंने कहा। अगर हमने सुन लिया था तो उन्होंने कैसे नहीं सुना होगा? अलार्म ने अपना काम किया था, वो खबरदार होंगे और खबरदार होने के बावजूद वो छुप बैठे हैं। मैंने कहा,
इसका क्या मतलब है? इसके दो ही मतलब निकाले जा सकते हैं। मोहसिन बोला, या सब खैरियत है या खैरियत बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह किस कदर ज़ानत की बात कही तूने। मैंने स्टीयरिंग को संभाले रखा क्योंकि रास्ता खम खाता था तो ट्रक के जरा से बेकाबू होने की सूरत में शिकस्ताल बाड़ी के दीवार से टकराने का खतरा लाहक हो जाता था। मैं हैरान हूं कि इतनी लंबी सुरंग की मौजूदगी से सब बेखबर रहे। मोहसिन बोला, अब नहीं रहेंगे। मैंने कहा, आज दूसरों ने भी देख लिया है। ये नामुमकिन है कि उस्ताद बरकत को कुछ भी इल्म ना हो, फिर भी तूने उसे छोड़ दिया। उसे अपने किए की सजा मिल जाएगी, हमारे हाथों ना सही किसी और के हाथों से ही। मैंने कहा, तेरा ख्याल है कि वो गामे माची की साथियों में शामिल नहीं है? मोहसिन बोला, सिर्फ इस हद तक उसने सुरंग के राज से ट्रक से माल आने जाने के राज को राज रखा। मैंने कहा, सिर्फ अपने फायदे की खातिर चुप रहा या फिर खौफ के बायस? उसे तो ये भी हम नहीं बताया कि ट्रक में मुनशियात रवाना की जाती हैं। ये मालूम हो जाने और अफशाए राज के बाद वो क्या करेगा? समझदारी से काम लेगा तो वही करेगा जो हमने समझाया था, और बेवकूफ़ी करेगा तो भाग जाएगा। मगर भाग कर वो कहाँ जाएगा? उस्ताद पीडरू से फिर पकड़ लेगा, वहीं से जहाँ से वो पहले लाया था। मैंने कहा, और ट्रक को रोक लिया क्योंकि अब मेरे सामने का रास्ता बुलंदी की जानिब उठता नजर आता था। ये सुरंग एक फरलांग लंबी तो होगी। मोहसिन ने कहा, कितना खर्चा आया होगा इसको बनाने पर? करोड़ों का बिजनेस करने वाले लाखों खर्च करते हैं तो अपने फायदे के लिए। मैंने कहा, अब हम गामे शाह के बितार की आते में हैं, ऐन उसके नीचे। मोहसिन ने मुंह ऊपर उठा के कहा, हाँ, और आगे जो 50-60 गज की बुलंदी है ये वही रास्ता है जिससे ट्रक अंदर उतरते हैं। मैंने कहा, हमने खुद देखा था कि कुछ लोगों ने मिलकर इस रास्ते के ऊपर से जमीन हटा दी थी। खानान की घास पर इस खला का पता भी नहीं चलता था, मगर इन लोगों ने एक पूरा तख्ता अलग कर दिया था। मोहसिन बोला, उस तख्ते पर बट्टी डाल के घास उगाई गई थी। जब उसे लान के दरमियान खाली जगह पर रख दिया जाता था तो लान बराबर और एक जैसा नजर आता था। उसे उठा लेने से नीचे जाने का रास्ता बन जाता था। मैंने कहा, उसमें कोई मशीनी निज़ाम नहीं था और ना कोई ऐसा दरवाज़ा था जैसा हम अपने पीछे गिरा आए हैं। अब मैं ट्रक पूरी रफ्तार से ऊपर ले जाता हूँ। ट्रक की बाड़ी का ऊपर वाला हिस्सा उस तख्ते को उठा के साथ ले जाएगा और हम मियाते के वस में तुलू होंगे। पहले सोच ले, गैब का इल्म रखने का दावा मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा, सूरत जैसी भी होगी उससे निमटना तो है। ये पूरी इसरार खामोशी मुझे किसी तूफान का पेशखैमा लगती है। मोहसिन बोला, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि उन्होंने ऐसे सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे और उनको मालूम हो चुका है कि कोई सारी रुकावटों को उबूर करके अंदर दाखिल हो चुका है जो उनका अपना आदमी नहीं है। यह हो सकता है कि जब हम फिर खुदा की बनाई हुई सतह ज़मीन पर नमूदार हों तो वह दोनों जानिब टैंक और तोपे लिए इंतजार करते मिले। मैंने कहा, उनके मुकाबले में हमारी स्टेन गन दरी रह जाए। तारीख पहलू को मत देख, यह भी तो मुमकिन है कि राबिया और नादो की टीम ने इस गैर कानूनी ममलिकत के बेताज बादशाह सलामत को यरगमाली बना रखा हो और ऐलाने आम कर दिया हो कि किसी ने जारियाना कार्रवाई की तो बादशाह सलामत की जान का दुश्मन होगा। खैर, अब जो होगा सामने आ जाएगा। मैंने ट्रक को फिर गेयर में डाला। खुदा करे नेक मोहम्मद वहां से निकल गया हो, कोई तो हो जो हमारी खबर पहुंचाने वाला। आगे गालिब है जो सबकी खबर ले सकता है। बस तो फिर चढ़ जा बेटा सूली पर, राम बली करेंगे। मोहसिन ने कहा। मैंने क्लच छोड़ दिया और ट्रक चला ही था कि सेकंड गियर में डाल दिया। ट्रक बड़ी घन गर्ज के साथ ऊपर चढ़ा। आगे फर्श की बुलंदी में बतदरीज इजाफा हुआ, मगर छत उसी मुनासबत से ऊपर उठने की बजाय खमवार ही रही और उसका ट्रक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से फासला बतदरीज कम हुआ। फिर ट्रक की बाड़ी छत से लगी और छत एकदम उठ गई। ट्रक आगे बढ़ा तो छत उसके ऊपर आ गई और ट्रक अंधेरे से अचानक उजाले में पहुंचा तो जरा सी देर के लिए मेरी आंखें भी छंदिया गई। ट्रक की सुरंग से बाहर आने के बाद गामे शाह के मीदार के अकबी हिस्से में लान पर पहुंच चुका था। मेरी हैरतज़दा नजरों ने खर समत खाली पड़े हुए मैदान को देखा। मैंने इंजन को बंद किया और सवारियां नजरों से मोहसिन की तरफ देखा, जो खुद भी इस खामोशी और वीरानी का मतलब अखज़ करने से कासिर था। पहले मैं उतरा और मैंने उतरने से पहले अपना रिवाल्वर मोहसिन से वापस लिया। मेरे बाद मोहसिन ने नीचे कदम रखा। वो सेन गन लिए खड़ा था और मैं रिवाल्वर थामे इधर उधर देखता रहा। एक तरफ की तार में उजरे बने हुए थे। उन्हीं उजरों से मुतसल गामे शाह के मीदार की इमारत थी, जो एक वसी और बुलंद दीवारों वाले कमरे और चारों तरफ बने हुए बरामदे पर मुश्तमिल थी। बरामदा भी सतह ज़मीन से 6-7 फुट ऊंचा था और उसकी छत बैराबी दरवाजों पर कायम थी। वस्त में मीदार की इमारत की हर दीवार 20 फुट बुलंद थी और सबसे ऊपर नीले रंग का गुंबद था। इमारत की चारों दीवारों में एक एक दरवाजा था, मगर इस वक्त हर दरवाजा खुला होने के बावजूद ना कोई आ रहा था ना जा रहा था। ये मामला तो मुझे खतरनाक लगता है मोहसिन। मैंने कहा, क्या वो राबिया और नाजो को भी ले गए? मोहसिन ने वो बात कह दी जो मैं ना कह सका। लेकिन कुछ फर्ज करने से क्या हासिल, हम देख लेते हैं। पहले इन हुजरों में झांक ले। मैंने ताइद में सारी लाया। मैं आगे रहूंगा, तो स्टेन गन के साथ मेरे पीछे आ। हर हुजरे की खामोशी एक ही कहानी कहती थी। वहाँ चारपाइयाँ थी, बिस्तर और मैले कपड़े थे।
मगर वो लोग नहीं थे जो इन हुजरों में रहते थे। ये कैसे हो सकता है सिकंदर कि वो सब भाग गए हों? वो इतने कमज़ोर लोग तो नहीं थे। उनका धंधा ऐसा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मैदान छोड़ देते, मोहसिन ने कहा। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपना एक अड्डा बना रखा था जो हर जगह नहीं बनाया जा सकता। उसे वो कैसे खाली कर सकते हैं? मुझे उनकी नहीं राबिया और नाजो की फिक्र है, मैंने बरहमी से कहा। वो हमारी हमाकत की भेंट ना चढ़ गई हों। हमने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बहादुर और निडर समझ लिया था। उनको थपकी देकर एक ऐसी मुहिम पर रवाना कर दिया था जिसे सर करना उनके बस की बात ना थी तो वो लड़कियां ही, और उनके मुकाबले पर पेशावर बदमाश मर्द थे। उनको कुछ भी नहीं हुआ होगा, बोसी ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा। मगर मुझे उसके लहजे का खोखलापन अच्छा नहीं लगा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो उन्हें कत्ल नहीं करेंगे, मगर कत्ल का मतलब सिर्फ जान लेना ही तो नहीं होता। वो उन्हें जिंदा रखते हुए भी 100 बार कत्ल कर सकते हैं, मैंने कहा। और हम शिकस्ता दिल, हरजदा और बलूल एक हुजरे से दूसरे हुजरे में झांकते गए। कहीं हमें कोई भी ना मिला जो हमें कुछ बता सकता और हमारे जहन पर जलगार करने वाले सवालात का जवाब दे सकता। यहाँ तो उनके कारिंदे रहते थे, ड्राइवर और क्लीनर, और माल इधर से उधर करने वाले, मोहसिन बोला। बाजार के मुजावर कहाँ गए? मैंने चीख कर कहा। गामे माची के चेले चांटे कहाँ गए? तू अभी से पागल क्यों हो रहा है? मोहसिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। चल हम बाजार में भी देख लेते हैं, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। मोहसिन, मुझे लगता है कि अपनी बेवकूफ़ी के बायस हमने उन दोनों को खो दिया है। अगर वक्ती तौर पर खो दिया है तो हम उन्हें फिर पा लेंगे। मोहसिन ने दोस्त की हैसियत से गम गुसारी का फर्ज अदा करते हुए कहा। पा लेंगे, मगर क्या कुछ गंवाने के बाद? मैंने कहा। और हमने मज़ार के बरामदे की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त तक शाम के साए ढलने लगे थे और मज़ार के अंदरूनी हिस्से में बाहर की निस्बत गहरा अंधेरा था। आगे पीछे चलते हुए हम एक ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हमारी ज़हनी कैफियत उन कमांडोज की तरह थी जो हथेली पर जान रखकर और सर से कफन बांधे दुश्मन के किसी मोर्चे को सर करने जाएं और उन्हें पता चले कि दुश्मन तो बहुत पहले मोर्चा छोड़कर जा चुका है। वो बहुत आगे निकल आए हैं और मैसूर हो चुके हैं। एक नामालूम खौफ अपने वजूद का पता देता था जो हमारी रगों में दौड़ने वाले लहू को सर्द करता था और हमारे हौसलों को मफलूज करता था। बुलंदो बाला और वसीउ अरीज हुजरे के वस्त में फर्श पर कोई चीज़ पड़ी हुई थी। अचानक बहुत ऊपर गुंबद की छत से तेज रोशनी का एक धारा फूटा और ये रोशनी 10 फुट के उस दायरे पर मोहित होगी जिसके दरमियान में गामे माची का बेजान जिस्म दर्दो करब के उस आखिरी लम्हे की तस्वीर बना पड़ा था। जब रूह ने जो बेवजूद है जिस्म का साथ छोड़ा जो फानी है। बेइख्तियार मेरी निगाह ने बहुत बुलंदी पर आवेज़ां नजर आने वाले रोशनी के मंजर को देखा और आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ गया। मौत की तस्दीक के लिए गामे माची के दिल की धड़कन को सुनने या नब्ज़ की रफ्तार को महसूस करने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी खुली आंखों की साकत पुतलियों में जिंदगी की रमक ही ना थी। मैंने उसका हाथ थाम कर ऊपर उठाया। हाथ 2 जगह से मुड़ गया, एक कूनी के पास से और फिर कूनी से ऊपर शाने के करीब से। उसके बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। ये तू क्या कर रहा है? मोसी ने कहा। यहाँ से निकलने की फिक्र कर, कहीं पुलिस ना आ जाए। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और पहलू के बल पड़े हुए गामे माची को सीधा कर दिया। उसकी गर्दन से नीचे की कालर बोन भी टूटी हुई थी। हाथ से दबाकर देखने पर मुझे उसके सीने पर दाईं जानिब लचक महसूस हुई, क्योंकि इस तरफ सबसे नीचे वाली 2 पसलियां भी टूटी हुई थी। लेकिन उसकी मौत का सबब वो छोटा सा सुराख था जो बाईं तरफ है दिल के मुकाम पर सुर्ख दायरे की तरह दिखाई देता था। उसे रिसने वाला खून जमीन में एक ही जगह पैवूस हो गया था और बहुत कम था। गामे माची के सीने पर 22 बोर का रिवाल्वर रखकर गोली चलाई गई थी। ज्यादा से ज्यादा 1 फुट के फासले से गोली दिल में उतरकर अपना काम कर गई थी और शायद अभी तक दिल में चुपी बैठी थी। सिकंदर, यहाँ ठहरना खतरनाक है। बोसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा। बाहर नेक मोहम्मद टैक्सी ले आया होगा, लेकिन अभी हम कैसे जा सकते हैं? मैंने खड़े होने के बाद कहा। मुझे तो ये कोई साजिश लगती है। आखिर सब लोग कहाँ गए? मोसी ने कहा। हमें तो ये देखना है कि राबिया और नाजो किधर गईं। मैंने कहा। इसराब या खौफ परेशानी की बजाय मेरे जहन पर अजीब सा एतमाद और यकीन देने वाला सुकून गालिब आने लगा था और यही वजह थी कि मैंने चीखने, चिल्लाने, रोने धोने और वावेला करने से गुरेज किया था। मैंने ऐसा जानते बूझते नहीं किया, मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। अगर मैं दीवानगी का मुजाहरा करता तो ये एक फितरी रद्द अमल होता, मगर उसकी बुनियाद मनफी नोयत के जज्बात पर होती। यूँ तो वजूद आदमी तख्लीक कायनात का सबसे बड़ा करिश्मा कुदरत है, मगर उसकी ज़ात में पोशीदा कुव्वत के मज़ाहिर इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ साबित हुए हैं। वो कितने बड़े चैलेंज को कबूल कर सकता है, सख्ती के हालात को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर किस इंतहा तक बर्दाश्त कर लेता है, कुव्वत इरादी के बल पर कैसे नाकाबिले यकीन कारनामे सरअंजाम देता है जिनकी अकली तौर पर तोजी नामुमकिन है। आम हालात में एक आम आदमी जितनी सलाहियत को बरवेकार लाता है, गैर मामूली हालात में वो इससे 100 गुना या 1000 गुना हिम्मत के साथ बड़ी से बड़ी क़यामत से गुजर जाता है। ये एक मुस्बत रद्द अमल होता है और मेरी ज़हनी कैफियत भी इस वक्त मेरे हक़ में हौसला अफजा साबित हुई।
जब वो यहाँ नहीं है और हमें बताने वाला भी कोई नहीं है तो हम किससे पूछें? ये दीवारें तो कुछ बताने से रहीं, मोहसिन ने कहा। दीवारें भी बहुत कुछ बता देती हैं, मैंने बेख्याली में कहा। उसी वक्त दरवाज़ा बंद हुआ जिससे हम अंदर आए थे और हम दोनों उछल पड़े। हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, एक आवाज़ ने कहा, जिसे मैंने एक लम्हे के लिए मोहसिन का जवाब फ़र्ज किया। मगर अभी वो लम्हा गुजरा भी ना था कि मैं और मोहसिन मुंजमद हो गए। वो अजनबी आवाज़ जिसकी कोई समत ना थी, अपनी शिनाख्त रखती थी और ऐसी वक्त में एहसास दिला सकती थी कि शिकारी बेखबर नहीं थे। मगर हम ये बात भूल गए थे कि यह दिलावर की आवाज़ थी। अगर दीवारों के कान सब कुछ सुन सकते हैं तो क्या उनके लब कुछ नहीं बता सकते? उसी आवाज़ ने कहा जो इस वीरान मरकत की दीवारों में गूंज रही थी और ऊपर से आती हुई रोशनी के साथ नीचे पहुंचती महसूस होती थी। मगर इन बेजान और बेइस दीवारों के लबे गोया को ना मेरी नज़र देख सकती थी ना मोहसिन की। वो क्या कहते हैं अपने सिकंदर साहब, क्या आपके लबों पर यह मोरे खामोशी कैसी? दिलावर की तंज और तमस्सुर अमेज आवाज़ ने कहा। आवाज़ किसी पोशीदा स्पीकर से हम तक पहुंच रही थी जो ऊपर किसी दीवार में नस्ब था, लेकिन आवाज़ बहुत साफ थी और असल आवाज़ से बहुत मुशाबा थी। उसकी वजह यही थी कि स्पीकर बहुत अच्छी क्वालिटी का था और कम वॉल्यूम पर उसकी आवाज़ में खफीफ सी सरसराहट तक न थी। अरे भाई सांप तुम्हें क्यों सूंघ गया है? दिलावर आहिस्ता से हंसा। मैंने तो बड़े चर्चे सुने थे तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहादुरी के। राबे और नाज़ो कहाँ हैं दिलावर? मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो फिर हंसा। क्या मजनू ने कभी किसी से ये सवाल किया था कि मेरी लैला कहाँ है? अगर तुम्हें उसे तलाश करने निकले हो तो गालिबन गलत जगह आ गए हो, इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि अब वो कहाँ है। मैंने कहा तुम्हारी तरह मेरी निगाह भी उन्हें देखने से कासर है, इसलिए मैं क्या बताऊं कि अब वो कहाँ है। हाँ, तुम्हारे बारे में बड़े यकीन से बता सकता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हें तलाश करने वालों को भी, कि तुम कहाँ हो। दिलावर ने बड़ी अय्यारी से कहा। तुम कुछ देर पहले आ गए होते तो यही शख्स तुमको बहुत से सवालात के जवाब दे सकता था, जिसकी लाश पर तुम रिवाल्वर और स्टेन गन लिए खड़े हो। डरो नहीं, ये लाश तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने राबे और नाज़ो के बारे में पूछा था। तुमने उन्हें ख्वाह मुख्वाह सहमत दी, औरतों से वही काम लेने चाहिए जो उनसे सब लेते हैं। वो मानीखेज तरीके पर हंसा। भाई अगर इस शख्स को तुम जिंदा नहीं देखना चाहते थे तो मुझसे कह देते, चलो तुम्हारा काम तो हो गया। मगर अपने सिकंदर साहब, ये कोई मर्दों वाली बात तो ना हुई कि औरतों को बुरके पहना के रिवाल्वर देकर भेज दिया। मैं तुम्हारे किसी कारिंदे का जाती दुश्मन नहीं हूँ, इस कत्ल को मुझसे मंसूब मत करो। फिर किससे मंसूब करूँ? दिलावर की आवाज़ में हैरत नुमाया हो गई। हमेशा की तरह उसने एक ड्रामाई सूरत पैदा कर दी थी और अब मुझसे यूं मुखातिब था जैसे पहले से लिखे हुए स्क्रिप्ट के डायलॉग कोई मुंजा हुआ अदाकार स्टेज पर बोलता है। अब तुम्हें नहीं मालूम कि उस्ताद बरकत की मौत कैसे वाक़ई हुई? दिलावर ने खामोशी के मुख्तसर से वक्फे से फ़ायदा उठाया। मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा। तुमने उसे भी मार डाला, शैतान की औलाद, कैसी बेमानी गाड़ी देते हो दिलावर अंसा। शैतान ला वल्द है, पुलिस से इतना वास्ता पड़ चुका है, अभी तक गालियां देने का फन भी नहीं सीखा, और कुछ तो क्या कर सकते थे तुम? मैं कहता हूँ बरकत का क्या कसूर था? उसे मैंने जान से मार डालने की धमकी दी थी। मैंने कहा अगर वो तुम्हारी बात ना मानता तो क्या सचमुच तुम उसे मार डालते? दिलावर ने कहा तुम्हारी बात मानी तो हमने उसे मार दिया, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? इंतखाब बरकत के हाथ में नहीं रहा था। अपने सिकंदर साहब, तुम ये दखलदार माकूलात ना करते तो उसकी जिंदगी यूं मुख्तसर ना होती। वो कल भी गैराज में गाड़ियां ठीक करता रहता और अपने बच्चों का पेट पालता रहता। उस औरत की दीवानगी का अंदाजा करो जिसके शोर को जिंदा जला दिया गया हो वेल्डिंग तार से। इससे पहले कि गैदो गजब से पागल होकर मैं दिलावर को गालियां देता और उसे बताता कि गालियां देना अगर फन है तो पुलिस को मुझसे सीखना चाहिए। स्पीकर से एक शोर सा बुलंद हुआ जिसमें किसी औरत के दीवानावार चीखने, बैन करने और कोसने की आवाज़ों के साथ बहुत से बच्चों के बिलक बिलक कर रोने और लोगों के बोलने की आवाज़ें शामिल थी। जो कुछ मैंने सुना वो मेरे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी था। दिलावर ने बड़ी जहानत से ये दहशत ज़दा कर देने वाली आवाज़ें सुनाकर मेरे ज़हन को एक हौसला शिकन इलेक्ट्रिक शॉक दिया था। अगर वो अपनी ज़बान से सूरत की हालत ज़ार का नक्शा बयान करता तो उसका ये असर ना होता जो एक मुख्तसर से दौरानिया में सूती असरात देने से हुआ। हकीकी ज़िंदगी का अलमिया था। दिलावर हंसा। मुझे इंसानियत की लाश पर नंगे नाचने वाले शैतानों की हंसी से ज़्यादा भयानक लगा। तुम उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। मैंने अपनी आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाके कहा, यह सब तुमने किया है। मुझे ऐसा करने पर मजबूर करने वाला कौन है? दिलावर ने गैर संजीदा लहजे में कहा, यह गलत है। तुमने उसकी मजबूरी के उज़र को कबूल नहीं किया। क्या तुमने उस उज़र को कबूल किया था? दिलावर ने सुकून से कहा, उसने यकीनन इनकार किया होगा, बता दिया होगा कि उसका अंजाम क्या होगा। खुद तुम भी अंदाजा कर सकते हो कि उस मामूली से मैकेनिक की क्या हैसियत है। फिर भी तुमने जबर किया और अब नतीजा तुम्हारे सामने है। पार्टनर, मेरी आदत और मेरी फितरत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। रियायत देने की गुंजाइश होती तो मैं उन चारों को बहरहाल छोड़ देता,
जिनको तुम्हारा एक सूरमा दोस्त बांधकर भाग गया था। तो क्या तुमने उन बच्चों को भी कत्ल कर दिया है? मैंने चीख कर कहा और मेरे लबों से मुगल्लज़ात का धारा फूट बहा। भाई मैं खुद भी कुछ नहीं करता, अब ये काम भी मैं करने लगूं तो दूसरे काम कौन संभालेगा? दिलावर बड़ी सफाकी से बेनियादी के साथ जवाब दे रहा था। लोगों ने तो बस यही देखा कि किसी ने उन 4 बच्चों को, जिनमें 2 खासे जवान थे और माँ बाप का सहारा थे, एक इकलौता था और उसका बाप कई साल से मफलूज पड़ा है, दूसरा 4 बहनों का एक भाई था, उन सबको किसी ने इकट्ठा किया और उनकी गर्दनों के गिर्द एक ही तार लपेट कर इतना कस दिया कि उनका दम निकल गया। बेचारे तड़प भी ना सके। तुम लोगों ने उन्हें बांध दिया था और उनके मुंह में कपड़े ठोंस दिए थे। अचानक ये ख्याल मेरे ज़हन में जुगनू की तरह चमका। दिलावर झूठ बोल रहा है। इसने मुझे जो फरियादो फगां और आओजारी का शोर सुनवाया था वो पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया था। मैंने महसूस किया कि वो बारे मुलामत जो चट्टान से बढ़कर कोई हिमालय से ज्यादा बड़ा हो चुका था और जिसके नीचे मेरी मजरूर रूह तड़प तड़प कर पुकार रही थी और मुझे 4 मासूम लड़कों का कातिल करार दे रही थी, एक मकैनिक के खून का जिम्मेदार कह रही थी और मेरी शराफत और इंसानियत के दामन पर आने वाले लहू के हर दाग को मेरा कारनामा करार दे रही थी। वो पहाड़ यकलख्त बुखारात की तरह फजा में तहलील हो गया है। मैं अब इंसानों की तरह सांसें ले सकता था क्योंकि मेरा ज़मीर मेरी फर्दे जुर्म वापस ले चुका था। मैंने किसी मफलूज बाप से बुढ़ापे का सहारा नहीं छीना था, 4 बहनों से एक भाई की मोहब्बत का खजाना नहीं छीना था, एक औरत से उसका सुहाग नहीं छीना था और उसके बच्चों के सर से बाप का साया नहीं छीना था। अगर सचमुच मेरी वजह से इतने कत्ल हो जाते और इतनी सी देर में हर कत्ल की खबर भी आम हो जाती तो क्या अब तक मुश्तइल इंतकाम की ख्वाहिश से मगलूब मुजरिमों को कानून के हवाले करने की ख्वाहिशमंद कत्ल होने वाले के लवाकिन और गम गुसार एक फरलांग से भी कम लंबी सुरंग के रास्ते हम तक ना पहुंच चुके होते? उन्हें रोकने वाला कौन था? सुरंग का टूटा हुआ दरवाजा तो खबर देता था कि कातिल इसी तरफ गए हैं, मगर अभी तक उस तरफ से कोई आहट भी सुनाई ना दी थी। इस नतीजे पर पहुंच जाने के बावजूद मैंने दिलावर पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैंने मोहसिन को इशारों में भी कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे अंदेशा था कि दिलावर सिर्फ हमारी आवाज़ ही नहीं सुन रहा होगा। ऐन मुमकिन है कि सर्च लाइट्स जैसी रोशनी में किसी कैमरे की आंख से वो मेरी सूरत के तासरात का मुशाहिदा भी कर रहा हो। तुम जैसे लोग ज़मीर की मुलामत से बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, हालांकि बनते बहुत बहादुर हैं, बनते बहुत दिलावर हैं। मैंने तलखी से उसकी बात काट दी। हालांकि खुद शैतान भी चाहे तो दिलावर नहीं बन सकता। अच्छा लतीफ़ा पैदा किया तुमने अल्फाज से, पढ़े लिखे आदमी हो ना, दिलावर तन से बोला। अफसोस ये है कि तुमने अपनी अकल का कभी सही इस्तेमाल नहीं किया, वरना तुमको करने के बाद यूं पछताना ना पड़ता। मैं अपने अमाल की सजा के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ, मैंने कहा। फैसला करने वाला ऊपर बैठा है, अगर मेरे लिए सजा यहाँ भी है और वहां भी तो ये उसकी मर्जी है, वो नीयतों का हाल खूब जानता है। गोया तुम तस्लीम करते हो कि तुम्हारे अमकाना जुरात के मुजाहरे के बायस जितने लोग मारे गए उनकी मौत का तुम्हें कोई सदमा नहीं है। खैर इस तरह मालूम नहीं कि तुम किसे धोखा देना चाहते हो, मुझे या अपने आप को। क्या तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं कि इस वक्त तुम कहाँ हो? दिलावर ने कहा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि तुम कहाँ हो, मैंने कहा, लेकिन मैं ये जानना भी नहीं चाहता क्योंकि तुम सिर्फ राबिया और नादो के मुतल्लिक जानना चाहते हो कि तुम्हारी जनाना फौज की दलेर और खूबसूरत कमांडोज पर क्या बीती। दिलावर ने हंसकर कहा, लड़कियां मुझे दोनों पसंद आई, लेकिन मैं शौकीन मिजाज आदमी नहीं हूँ। मैंने उन्हें कमांडोज के सुपुर्द कर दिया। सेमीफाइनल में 4 जवान मर्द पहुंचे थे। कुरान दादी से मैंने 2 के हक में फैसला कर दिया। तुम भौंकते हो, बकवास करते हो, मैंने चीख कर कहा। तुम तो सच से भी डरते हो, दिलावर ने कहा। अच्छा भाई, उन्हें हमने इज्जत और एहतराम के साथ लौटा दिया। देखो दिलावर, मेरा अंजाम कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कोई मेरी जिंदगी मुझसे छीन ले। तुम्हारे ये इंसाफ के ठेकेदार खुद तुम या तुम्हारे भेजे हुए कातिल, मैंने कहा। लेकिन राबिया या नाजो को कुछ हुआ तो तुम बगियों की तोप से भी बड़ी तोप ला के उन सबको तोप दम कर दोगे जो उनके साथ कोई ज्यादती करेंगे। अरे भाई, जिक्र खूबसूरत लड़कियों का हो तो ज्यादती का लफ्ज बहुत शरीफाना है। तुम तो सांस भी इसीलिए ले रहे हो सिकंदर आदम कि मैंने तुम्हें रियायत दे रखी है और मैं बेसबब कत्ल करने या कराने का आदी नहीं हूँ। एक आदमी सिर्फ एक आदमी होता है जिसे एक गोली ठंडा कर देती है। क्या मेरे पास कोई गोली नहीं थी? तुम इस वक्त उस चूहे दान से ज्यादा बेबस हो जो सीना तान के चूहे दान में घुस गया हो। या मुझे रोकने वाला कौन है? मैंने कहा। दरवाजा मेरे सामने है, लेकिन दरवाजा बंद है और हर दरवाजा आसानी से नहीं खोला जा सकता। तुम कोशिश करके देख लो, वो बोला। जो मेरी राह में आएगा मारा जाएगा और मैं मरा तो कम से कम 10 को साथ लेकर मरूंगा, मैंने कहा। अच्छा, तो फिर बातों में वक्त आया क्यों कर रहे हो? दिलावर ने कहा। मैं बाहर मौजूद हूँ, ये गुफ्तगू तो रिमोट कंट्रोल के FM माइक्रोफोन के जरिए हो रही है। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कैसे निकलते हो। खामोशी से मुझे अंदाजा हो गया कि अब मेरे लिए दिलावर के दिए हुए चैलेंज को बाइज़्ज़त तौर पर कबूल करने के सिवा कोई इशारा नहीं।
मैं उस रोशनी के दायरे से निकल गया और मोहसिन की तरफ हो गया। सब दरवाजे बाहर से बंद हैं। मोहसिन ने मेरे कान में सरगोशी की।